नमस्ते सदावत्सले मातरम में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक क्रांतिकारी कदम की। उत्तर प्रदेश सरकार का क्रांतिकारी कदम, हालांकि सरकार ने वो बैकफुट पर चली गई, सरकार ने उसको वापस ले लिया है, लेकिन जो खबर आई थी, जो समाचार आया था, वो समाचार कुछ अपने आप में बता रहा था। हालांकि उसको संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह ने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल, पहले अग्निवीर कॉन्ट्रैक्चुअल चल रही है और यहाँ भी कॉन्ट्रैक्चुअल चल रहा है। जो इनिशियल खबर आई थी उसके आधार पर मुझे लगा कि ये बड़ी क्रांतिकारी स्कीम है। जैसे अग्निवीर स्कीम फिर से रिव्यू हो रही है, हम सब जान रहे हैं, और उसका कारण लोग ये बता रहे हैं कि जेडीयू के साथ सरकार बना ली है तो जेडीयू दबाव बना रही है, ये तमाम तरह के इश्यूज। लेकिन मुझे लगता है कि अग्निवीर में जो अब अग्निवीर चलते हुए 2 वर्ष हो गए हैं और 2 वर्ष होने के बाद रिव्यू होना स्वाभाविक है। रिव्यू होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि कोई भी स्कीम नई लॉन्च होती है तो वो आवश्यकता, सप्लाई, रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, इन सबको पूर्ण कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अब ऐसे समझिए कि अग्निवीर में टेक्निकल स्टाफ भी शामिल था। अब टेक्निकल स्टाफ 4 वर्ष नौकरी करने के बाद चला जाएगा, तो वो भाई उस बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो 4 वर्ष नौकरी करने के बाद चला गया, जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ एक वेल ट्रेंड पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा और अपनी लाइफ में भी जितनी हो सकता है कि आर्मी जीवन पर्यंत सैलरी न दे पाए, आज के विकासशील भारत में, आज के बढ़ते हुए भारत में उसको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाए। ये संभव है। और ये भी संभव है कि तमाम तरह के रिक्रूटमेंट में अग्निवीर कंडीशन लग जाएगी, भाई अग्निवीर से आए हैं तो आपका वेटेज मिलेगा। इसलिए ये उस बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकल स्टाफ जिसको ट्रेन किया जाता है, टेक्निकल स्टाफ की खास बात ये होती है कि वो बाकी रिक्रूटमेंट की तरह नहीं होता, वो सैनिकों की तरह, बाकी सैनिकों की तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव, टेक्निकल स्टाफ ऐसा होता है जो अनुभव के आधार पर चलता है। जब तक वो तैयार होगा तब तक वो क्विट कर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आर्मी को रिव्यू करना स्वाभाविक है, तीनों सेनाओं को रिव्यू करना स्वाभाविक है कि वाकई में ये जो टेक्निकल स्टाफ की भर्ती है इसको 4 वर्ष में छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, और कितनी आवश्यकता हमको पड़ती है। ऐसे ही जो रिक्रूटमेंट बाकी हो रहा है, 4 गुना रिक्रूटमेंट हो रहा है, जितना रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जितना रिक्रूटमेंट बचेगा 4 वर्ष बाद, उसका 4 गुना हर वर्ष होगा। अब ये जो 4 गुना हर वर्ष होगा, ये कितना रोकना चाहिए? अभी तक की स्कीम ये कह रही है कि 25% रोकना है, 25% रेगुलर आर्मी में शामिल कर लेंगे और 75% उसको सैलरी भी देंगे, उसको उसकी निधि भी देंगे, अग्निवीर निधि भी देंगे, और उसको अनुभव भी देंगे, सर्टिफाई भी करेंगे। इसके बाद उसको छोड़ देंगे। कुल मिलाकर अनुमान ये है कि जब वो 4 वर्ष के बाद जाएगा तो 20 से 25 लाख रुपए, कुछ डेटा मैं सही से रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा कितना उसमें लाभ उसको मिलेगा। 25 लाख के मानकर चलते हैं कि वो 21 वर्ष का बच्चा 25 लाख रुपए लेकर आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर उसको एमबीए की डिग्री चाहिए थी, मैं कहता हूँ उसको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए थी, मैं कहता हूँ कोई और डिग्री चाहिए थी, अग्निवीर की 4 वर्ष की डिग्री की तरह देखकर देखिए कि अग्निवीर की 4 वर्ष की डिग्री है। ये डिग्री भविष्य में सारे काम करने वाली है। ये आपको वहाँ इतने हाई लेवल पर स्किल करने वाली है, वहाँ एजुकेट होने वाले हैं, वहाँ डिसिप्लिन्ड होने वाले हैं, और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल कर अग्निवीर अपने आप में क्वालिफिकेशन होगी। जैसे अर्धसैनिक बलों में भर्ती होती है, जैसे केंद्र के अर्धसैनिक बलों में भर्ती है, जैसे राज्य की पुलिस में भर्ती है, राज्य के अर्धसैनिक बलों में भर्ती है, और अगर टेक्निकल स्टाफ आया है तो तमाम तरह के जो हमारे निगम हैं उनमें भर्ती है। उन सभी में अग्निवीर को वेटेज मिलेगा। अभी भी आर्मी के लोग रिटायर होकर आते हैं, भले ही वो 32-35 वर्ष, जो एवरेज रिटायरमेंट है वो 35 वर्ष की आयु में आता है। 35 वर्ष की आयु हम ज़्यादा नहीं मानते, और 35 वर्ष की आयु के बाद उसको हम दोबारा रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, वो 2-2 सैलरी और पेंशन पाता है। लेकिन अग्निवीर में 21 वर्ष की आयु, हमारे यहाँ तो जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, एक आश्रम की बात करते हैं, तो हम 25 वर्ष की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि 25 वर्ष से पहले वो यज्ञोपवीत के लिए भी तैयार नहीं है। यज्ञोपवीत का मतलब यहाँ पर होता था कि ही इज रेडी फॉर द गृहस्थ आश्रम, यानी कि वो गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयार, और अभी उसकी एजुकेशन पूरी हो गई है। आप सोचिए कि एक 17 साढ़े 17 साल का बालक
या बालिका जिसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा 4 वर्ष तक ट्रेनिंग और उसका स्टाइपेंड, और उसके बाद उसको अग्निवीर निधि के साथ वो वापस आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में 2-3 चीजें सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि देश की आवश्यकता, हम सब जान रहे हैं कि देश क्रांति के एक पड़ाव पर आ चुका है, अब क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है डेमोग्राफी के लिहाज से, और देश में अब ऐसे बाकुओं की आवश्यकता पड़ेगी कि अगर देश के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो हर जगह पुलिस नहीं आ सकती, हर जगह आर्मी नहीं आ सकती, हर जगह सब कोई नहीं आ सकता, तो लोग खुद में तैयार हो जाएं और खुद में प्रिपेयर्ड हों, पैसा भी उनके पास हो, शक्ति भी उनके पास हो, अभ्यास भी उनके पास हो, गोली चलाने से लेकर लाठी चलाना और हाथ पैर से लड़ने का भी अभ्यास हो। इस आर्मी के विषय में राजनाथ जी का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम इसको ऑन पेपर रेगुलर रखने वाले हैं। ऑन पेपर रेगुलर रखने का मतलब बिल्कुल साफ है कि कभी भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी देश के लिए तो ये तैयार होंगे। आप सोचिए कि हम प्रतिवर्ष 4 गुना ज़्यादा लोगों को तैयार करेंगे, जितनी हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट आर्मी की है उससे 3 गुना और तैयार बाहर रिटायर होकर चले जाएंगे 4 वर्ष के बाद। और ये प्रक्रिया अगर 10 साल आपने चला ली तो आप ये मानकर चलिए कि हम 60,000 रिक्रूटमेंट से 1 लाख रिक्रूटमेंट हर वर्ष करते हैं। 60,000 रिक्रूटमेंट का 25% तो वहाँ रुकेगा, यानी कि 15% वहाँ रुकेगा, 15,000 वहाँ रुकेगा, और हर वर्ष 45,000 लोग वहाँ से रिलीज होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे। 10 वर्षों की प्रक्रिया का मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारे यहाँ ऐसे 4 से 5 लाख लोग तैयार हो जाएंगे। वो 5 लाख जो समाज के बीच में रहेंगे, अगर समाज में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है, जैसी की संभावनाएं गणितज्ञ डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से बता रहे हैं, जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या और ये सब सोचकर हिंदुस्तान के अंदर अपने लोगों की कल्पना करते हुए हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने का विचार कर रहे हैं। और ये विचार भी हो रहा है कि 2047 जो विकसित भारत का मोदी जी का सपना है, उस समय तक ये अविकसित लोग मलेच्छ भी तैयार हो चुका होगा। अगर 2047 आज से 25 वर्ष बाद है और हर वर्ष हम 45,000 लोगों को तैयार कर पाते हैं अगले 25 वर्षों तक, तो आप सोचिए कि ये 45,000 और उधर से जो रेगुलर भर्ती में आया है वो जो 25% रुक जाएगा, वो भी रिटायर होने की सिचुएशन में आ जाएगा। तो आपके पास 15-16,000 रेगुलर आर्मी, और ऐसे ही हम ये मानकर चलें कि एक 10 से 15 लाख लोग जो समाज के बीच में ट्रेंड होंगे, जिनकी आर्मी कभी भी आह्वान करे तो उस आह्वान पर, या सरकार कभी आह्वान करे तो वो तैयार हैं। इसके अलावा वो लोग सरसब्बे भी होंगे, क्योंकि 21 लाख 25 लाख रुपए के लगभग बेनिफिट लेकर आएंगे 21 वर्ष की आयु के बाद। ये तमाम तरह के उपक्रमों में काम कर रहे होंगे, अपने खुद के व्यवसाय कर रहे होंगे। आप सोचिए, बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत टैलेंट होता है लेकिन पैसा नहीं होता, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। सरकार एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, और सरकार अपॉर्चुनिटी, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी ले लेना चाहिए कि हम जो भर्ती कर रहे हैं उस भर्ती में 25% लोग आगे जाएंगे और 75% लोग वहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट लेकर चले जाएंगे सिर्फ 4 साल की नौकरी में। ये ट्रेनिंग का पीरियड होता है, 4 साल में ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाती। 4 वर्ष में वो स्किल से लेकर सब कुछ, संयम से लेकर, संयम मतलब फौजी संयम और फौजी डिसिप्लिन को लेकर बाहर जाएगा। मुझे लगता है कि एक तो लाभ इसका ही है, दूसरा आर्थिक लाभ उसका है, तीसरा देश की सुरक्षा को लेकर विचार है, चौथी वो देश की स्पेयर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, पांचवी ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई डिग्री 4 वर्ष में लेते हैं, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी और अच्छी खुलेगी। इसके बाद ये भी संभव है कि भविष्य में अगर ठीक ठाक लोग तैयार मिल जाएं या तैयार हो जाएं तो ये भी संभव है कि गवर्नमेंट बाकी डिपार्टमेंटों में प्रेफरेंस देने लगे। जैसे आईएएस का कंपटीशन कोई देना चाहता है, 21 वर्ष उसकी मिनिमम आयु होती है, 30 वर्ष तक जाता है। अगर ये वहाँ से छूटकर आता है और ये 2-3 वर्ष तैयारी करने के बाद आईएएस हो जाता है, पीसीएस अधिकारी हो जाता है, लोअर में भर्ती हो जाता है, एसएससी रेलवे में भर्ती हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको वेटेज देना
और उसके पास पहले से अनुभव होना और वो तैयार होना, ये सब कुछ संभव है। आप सोचिए कि इसके बाद देश की परिस्थिति क्या बनने वाली है। आर्टिकल 16 में ये बात की व्यवस्था दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसने कहा कि ये सरकार को राष्ट्रीय आवश्यकता के समय पर वो किसी को भी रिक्रूट कर सकती है, किसी को भी आदेश दे सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि हर एक व्यक्ति की राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर। अगर सरकार आह्वान करती है और एक ऑर्डर करती है तो कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा में काम करने के लिए मना नहीं कर सकता। ये व्यवस्था ऑलरेडी संविधान में है, हालांकि अभी तक उसका कभी भी संविधान बनने के बाद उपयोग नहीं हुआ, लेकिन ये व्यवस्था है। दैट इज वाई ये बात, अगर ट्रेंड लोग रहेंगे, ट्रेंड लोग बाहर रहेंगे, तो आप सोचिए कि देश में क्या होगा। और रेगुलर आर्मी जो 25% है, उसमें 25% जो रेगुलर के लिए रुकेगा वो भी बढ़ता जाएगा। 15-20 हज़ार हर वर्ष उसका रिक्रूटमेंट होगा, बचेगा और वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो, जैसे मैं कह रहा हूं कि संख्या हमारे पास ज़्यादा होगी, बाकुरों की संख्या, यंग आर्मी होगी, और यंग आर्मी क्या कर सकती है। अब इस पर डिफेंस ने, ऐसा कहते हैं कि डिफेंस ने इस पर एक वो किया है, सर्वे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो 25% रोकने की बजाय 50% रोक ली जाए तो टेक्निकल स्टाफ 70% तक रोका जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ के अनुभव का ही सारा माजरा है। बाकी रिक्रूटमेंट जो सैनिक है, सैनिक को 50% तक रोका जा सकता है। क्या भविष्य में चाइना और पाकिस्तान के जो चैलेंज है भारत के सामने, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये बात ऐसा है, ये बात रिव्यू में हो सकता है आ रही हो। ये इंटरनल सोर्सेस, कुछ न्यूज़पेपर्स ने इस पर बताया कि भाई ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, और राजनाथ जी भी कह चुके हैं। ये जून में ही, मतलब इसी महीने में 2-4 दिन में जब प्रधानमंत्री लौट कर आएंगे G7 से, तो मुझे लगता है संभव है वो रिव्यू पॉलिसी उनके सामने जाए। ये क्रांतिकारी कदम है और मुझे लगता है मेरे देश की आवश्यकता है। हाँ, ये लोग जो ये कहते हैं कि भाई रेगुलर ही भर्ती करो, मैं कहता हूँ 50% भी रेगुलर भर्ती कर लीजिए। आप 50,000 40,000 रेगुलर भर्ती कर लीजिए। इस रेगुलर भर्ती में जो लोग भी कहते हैं कि भाई ये परमानेंट जॉब है, तो कितने लोगों को जॉब परमानेंट आप दे सकते हैं। आपके पास आर्मी तो रेगुलर 10 से 12 ही लाख है, बाकी की जो और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मिलाकर लोग कहते हैं 15 लाख है, कुछ 20 लाख की भी बात करते हैं। आप साल में उनकी नौकरी, अगर 20 साल के स्पान की नौकरी है, एवरेज 20 साल की नौकरी है, तो 15 लाख आर्मी में से 20 साल, तो कितनी भर्ती हर वर्ष आप निकाल पाएंगे, कितने लोगों को आप भर्ती कर सकते हैं। ये एक कैलकुलेशन की बात है। तो क्या देश में सैनिक तैयार होकर पैसे के साथ, शक्ति के साथ घर घर में रहें और अपने जैसे लोगों को और तैयार करें, ये देश की आवश्यकता हो सकती है। अब खबर ये आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्चुअल, ये इनका कहना है कॉन्ट्रैक्चुअल, वो अग्निवीर कह रहे हैं, अग्निपथ पूरा सिस्टम कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहे हैं। मतलब इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती निकाल रहे हैं। ये संजय सिंह का बयान था। हालांकि उनको दिल्ली नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें पानी के लिए त्रैमाम कर रहा है। दिल्ली बिजली भी एकदम डाउन हो गया, हालांकि वो नेशनल ग्रिड की बात उन्होंने कर दी। और दिल्ली में जो अस्पतालों का हाल है इस समय, वो सब दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जो स्कूलों का हाल है वो सब दिखाई। एमसीडी भी अब तो केजरीवाल के पास है, और एमसीडी में क्या हो रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न आया वो ये आया कि संजय सिंह दिल्ली की बजाय उत्तर प्रदेश के रिक्रूटमेंट पर बात कर रहे हैं। हुआ क्या, जो खबर आई वो ये आई कि भाई जो 4th क्लास के कर्मचारी रहते हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद ये बात पूछा अपने अधिकारियों से, जैसे कंसल्ट किया कि क्यों ना वो जो 4th क्लास कर्मचारी रहते हैं, नाई रहता है, धोबी रहता है, खाना पकाने वाला रहता है, सफाई करने वाला रहता है, और जो जूते काटने वाला रहता है, ऐसे बहुत सारी पोस्टें पुलिस में होती हैं। रसोइये की पोस्ट होती है, दीवानों की। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी ने शायद पूछा क्या इनका रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब किसी एजेंसी को दिया जा सकता है। भाई ये काम जो मिनिस्ट्रियल काम है, जो नॉन फोर्स के काम हैं, मिनिस्ट्रियल हैं, जिनको फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, फोर्स की ट्रेनिंग हालांकि होती, सबकी ट्रेनिंग है, फोर्स की खास बात यह है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकते हैं। अब ये बात पूछना, ऐसा कहते हैं, ये बात पूछी उसने, ये बात पूछना संजय सिंह को खबर मिल गई, वो कहीं से लीक हो गया या बाहर निकल आया या पब्लिश किया, जो भी हुआ। संजय सिंह को खबर होने के बाद उन्होंने
ये स्टेटमेंट दे डाला अग्निवीर को समझे बगैर कि उसमें क्या है, लेकिन वो जन सेंटीमेंट को भड़काना। इसके साथ उन्होंने इधर कह दिया भाई उत्तर प्रदेश सरकार भी, डीजीपी ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया। डीजीपी ने क्लैरिफिकेशन करके ये कहा कि भाई हम ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए ऐसा विचार कर रहे थे, हमने पूछा था, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। हम अगर ये सर्कुलर भी हमने जारी किया था पूछने के लिए, इंटरनल राय लेने के लिए, उसको भी हम वापस लेते हैं। मेरे विचार में यह आया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास फोर्सेस रहती हैं, उन फोर्सेस में क्या अग्निवीर की तरह 4 गुना भर्ती होगी और 3 गुना छोड़ दिए जाएंगे, 25% रोक दिए जाएंगे? मेरा विचार ये था कि दिमाग में ये बात आई कि अगर पुलिस को ऐसा कर दिया जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पुलिस तो हम सब जानते हैं कि चौराहे चौराहे पे खड़े होकर डंडा चलाना सीख जाती है। पुलिस घर घर में चालान कैसे छोड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, आपने कुछ गड़बड़ किया उसके बाद तहरीर आ गई तो वो कैसे आपको चक्कर घनी, तो ऐसे भी बहुत सारे अनुभव पुलिस के पास आ जाते हैं। अब वो अगर 3 गुना मतलब 25% रोक कर बाकी पुलिस में छोड़ दिया जाएगा तो ये तो बड़ा बंटाढार हो जाएगा। मुझे लगा कि ये सब क्रांतिकारी कदम नहीं है, ये तो बहुत गड़बड़ होगी। लेकिन हाँ, इसमें जो हमारे पास अर्धसैनिक बल रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बाद पीएसी है, तो पीएसी में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं कि पीएसी में बड़ी संख्या में भर्ती लगाई जाए, 4 वर्ष तक नौकरी करने के बाद उसको एक लमसम अमाउंट अच्छा सा देकर उसको सैलरी पेंशन पे सैलरी भी देंगे और एक लमसम अमाउंट देने के बाद उसको छोड़ दिया जाए। ऐसे अर्धसैनिक बलों की जितनी भी टुकड़ियां रहती हैं, जितना भी हमारे पास स्टाफ रहता है, फोर्स रहता है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और जो गति केंद्र देना चाहता है लोगों को, समाज के बीच के लोगों को तैयार करने के लिए, वो मुझे लगता है कि पीएसी के माध्यम से या जो और अर्धसैनिक बल उत्तर प्रदेश सरकार के रहते हैं उनके माध्यम से वो ट्रेनिंग और दी जा सकती है और तरीके से उनको तैयार किया जा सकता है। पीआरडी, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसमें ज़्यादा संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। और इसके अलावा होमगार्ड में भी संख्या बढ़ाई जा सकती है और ट्रेनिंग देकर छोड़ा जा सकता है। इससे समाज के प्रत्येक परिवार में, मेरा विचार यह है कि प्रत्येक परिवार में 1-2 लोग ऐसे तैयार होने चाहिए, चाहे वो अग्निवीर से सीख कर आए, चाहे वो राज्य की अर्धसैनिक बलों से सीख कर आए या कुछ और होकर आए। ये कदम मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ अर्धसैनिक बलों के भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती भूल के ना करें, क्योंकि पुलिस की भर्ती का मतलब गलत हो जाएगा। वो गलत जो ट्रेनिंग लेकर जाएगा वो ट्रेनिंग अब वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, क्योंकि उसको कैसे ये सब करना है और भय खत्म हो जाता है। लेकिन अर्धसैनिक बलों के मामले में मुझे लगता है कि ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा मैं तो रिकमेंड करना चाहता ही हूँ कि भाई ये सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ इस प्रकार अग्निवीर जैसी योजनाएं निकालकर और उनको तैयार करें। ऐसा समाज के बीच में तैयारी हो, ताकि अगर कभी भी राष्ट्र के ऊपर इंटरनल डिस्टर्बेंस आए, देखिए एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के लिए हमारे पास सैनिक, अर्धसैनिक बल और सब रहता है, लेकिन भारत में 1946 ना हो जाए, कहीं डायरेक्ट एक्शन ना हो जाए, 1946 के 14 अगस्त ना हो जाए या 16 अगस्त, मुझे सही से दिन नहीं याद है, 16 अगस्त ही मेरे ख्याल से था, वो ना हो जाए। ये इसका ख्याल कौन रखेगा, उसकी तैयारी कौन रखेगा, उसके लिए फोर्स कैसे तैयार होगी, घर घर में फोर्स कैसे तैयार होगी? ये अच्छा क्रांतिकारी अग्निवीर जैसा कदम है। वैसे ही कदम मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी उठाना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने ये कहा कि हम जो 4th क्लास कर्मचारियों की बात कर रहे थे वो भी हम केवल राय ले रहे थे, वो कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, और उस पर अब हमने राय भी लेना बंद कर दिया, उसको वापस ले लिया है। लेकिन अर्धसैनिक बलों के मामले में ऐसा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।